हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ स्कूल एपीएस साइंस कठुमर के ऑनलाइन चैनल में। इट्स रॉबिन हियर। तो बच्चों, लास्ट हमने पढ़ा था सार्थक अंक, हमने पढ़ा था सार्थक अंक को हमने सीखा था। तो आज हम सीखेंगे राउंडिंग ऑफ करना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि अंकों को पूर्णांकित करना। ये सब थोड़ा बेसिक है, आपके सब काम आएगा। अंकों को पूर्णांकित करना, ठीक है। राउंडिंग ऑफ ए डिजिट। राउंडिंग ऑफ ए डिजिट, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि पूर्णांकित करने का मतलब क्या होता है। पूर्णांकित करने का मतलब यह होता है कि किसी भी राशि को उचित सार्थक अंकों में लिखना, जितनी आवश्यकता है। किसी भी राशि को उचित सार्थक अंकों में लिखने की जो विधि है, प्रक्रिया है, अंकों में लिखने की प्रक्रिया को क्या करना कहते हैं? पूर्णांकित करना कहते हैं। पूर्णांकित करना कहते हैं, ठीक है। पूर्णांकित करना कहते हैं। सपोज करो फॉर एग्जांपल, मान लो वैल्यू मेरे पास है एक 1.26754। अब इतना सारा मान, अभी आप देख रहे हैं कि इतना सारा मान लिखता हूं तो मेरे पास कितने सार्थक अंक होंगे? 1 2 3 4 5 6 मिल गया हमें सार्थक अंक। ये क्या जरूरत है कि हमें इतने लिखने की? दशमलव के बाद इतने ज्यादा अंक लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो नॉर्मली मान लो हम दशमलव के बाद 2 अंक लिखते हैं, तो मान लो मुझे 1.2 यहां तक लिखना है, तो मुझे इसको पूर्णांकित करना पड़ेगा। तो उचित सार्थक अंकों में लिखना, तो अगर मैं यहां तक लिखता हूं तो मेरे पास 3 सार्थक अंक बन जाते हैं। तो 6 से मैं 3 पे ले आया, इसका मतलब ये हुआ उचित सार्थक अंकों में लिखना। तो इससे कुछ नियम होते हैं, उन नियम्स को आप पढ़िए और समझिए। देखिए, कुछ रूल्स है वो आप ध्यान रखें। पहला रूल, तो समझे इसको। देखो मैं लिख रहा हूं, जिस अंक को अभी 6 था हमारा, जिस अंक को पूर्णांकित करना है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है, उसके बाद आपको देखना है पूर्णांकित करना है। उसके बाद वाला अंक यदि 5 से कम है, किसको बेस बना रहे हैं? 5 को। जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक यदि 5 से कम है, लेस देन 5 है, 5 से कम है, तो अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसमें? पूर्णांकित करने वाले अंक में। चलो पूरा लिख देता हूं मैं। तो पूर्णांकित करने वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ गए? जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक देखना है। अगर वो 5 से कम है तो कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा 7.264, ठीक है। अब मुझे केवल दशमलव के 2 अंक तक लिखना है, दशमलव के बाद 2 अंक लिखने हैं, तो मुझे इसको पूर्णांकित करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि 6 के बाद वाला अंक ये 4, क्या ये 5 से कम है? बिल्कुल कम है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 7.26, 6 का 6 लिख दिया। हमने 6 को राउंड ऑफ करना है, 6 को पूर्णांकित करना है
तो इसके बाद वाला अंक अगर 5 से कम है तो 4 है, 5 से कम है तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यानी 6 का क्या रहा, 6 रहा। तो ये तो हो गया बच्चों पहला नियम। अब देखो दूसरा नियम, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक यदि 5 से अधिक है, 5 से क्या है, अधिक, तो पूर्णांकित करने वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड नियम। जिस अंक को क्या करना है, पूर्णांकित करना है, उसके बाद वाला अंक यदि 5 से अधिक है तो पूर्णांकित करने वाले अंक में क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो। कहने का मतलब अगर मान लो, चलो मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, मान लो 2.67 और ये 58, ये मान लो मुझे इसको पूर्णांकित करना है 5 को। किसको पूर्णांकित करना है, 5 को। चलो मैं ऐसे ले लेता हूं 2.647। मान लो मुझे 4 को पूर्णांकित करना है तो उसके बाद वाला अंक 7 है, 5 से ज्यादा है, तो अब ये क्या होगा, 2.65 हो जाएगा। 4 है, 4 के बाद क्या आ रहा है, 7, 5 से ज्यादा है तो 4 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 5। तो समझ गए कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक यदि 5 से ज्यादा है, 5 से कम होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 5 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। ठीक है, और देखें, अब देखो तीसरा नियम, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक यदि 5 है, 5 से कम हो गया, 5 से अधिक हो गया, अब 5 है, यदि 5 है, जिस अंक को क्या करना है, पूर्णांकित करना है, उसके बाद वाला यदि क्या है, 5 तथा 5 के पश्चात कोई अशून्य अंक है जिसको पूर्णांकित करना है, उसके बाद वाला अंक क्या है, 5, और 5 के बाद कोई नॉन जीरो है, अशून्य अंक है, तो पूर्णांकित करने वाले अंक में, तो पूर्णांकित करने वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। क्या करेंगे बच्चों, 1 जोड़ देते हैं। तो 5 के बाद कोई अशून्य अंक होना चाहिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि 3.4652 ये है मान। तो 5 के बाद 2 है, मानो मुझे 6 को पूर्णांकित करना है तो 5 आ गया, 5 के बाद कोई जीरो है, नॉन जीरो एलिमेंट है, 2 यानी अशून्य अंक है, नॉन जीरो अशून्य अंक है, तो पूर्णांकित करने वाले अंक में क्या करोगे बच्चों, 1 जोड़ दोगे, यानी 6 का क्या हो जाएगा, 7। समझ गए भाई, हमें देखा 5 से अधिक है, 1 जोड़ दो, 5 से कम है कोई चेंज मत करो, 5 है तो आपको देखना है 5 के बाद है क्या कोई अंक, नॉन जीरो अशून्य अंक है, तो क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। और अब अगर 0 हो तो क्या करेंगे, देखो रूल नंबर 4, 5 है तो 5 के बाद कोई शून्य अंक है, पहले अशून्य अंक था, अब क्या है, कोई शून्य अंक है, तो आपको देखना है, तो यदि 5 से पहले कोई विषम अंक हो, मतलब जिसको हम गुणांकित कर रहे हैं, तो 5 से पहले कोई विषम अंक हो तो 1 जोड़ देते हैं, और सम अंक हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते। घटा मत देना, कोई परिवर्तन नहीं करते। समझ गए? तो अगर मान लो 0 है लेकिन 5 से पहले कोई विषम अंक आ जाए, विषम अंक मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, तो 1 जोड़ देना,
और अगर सम अंक है जिसमें 2 का भाग चले जाए तो उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करोगे। जैसे मान दिया हुआ है 1.2750, ठीक है, तो मुझे 7 को करना है, तो 5 के बाद क्या आ गया 0, तो 5 से पहले देखना है 7, 7 कैसा है विषम है, 5 के बाद अशून्य होगा तो वैसे 1 जुड़ जाएगा, 5 के बाद अगर 0 है लेकिन 5 से पहले संख्या कैसी है विषम है, और नंबर है, तो क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। और मानो ऐसे होता है 1.2450, मानो मुझे 4 को राउंड फिगर करना है, राउंडिंग ऑफ करना है, तो 5 के बाद 0 है लेकिन 5 से पहले संख्या ये अंक कैसा है सम है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सिंपल अंकों को पूर्णांकित करने के नियम समझ गए। तो जिस अंक को हमें पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक 5 से बड़ा हो 1 जोड़ दो, 5 से छोटा हो कोई चेंज मत करो, 5 हो लेकिन 5 के बाद कोई अशून्य अंक हो, नॉन जीरो एलिमेंट हो तो 1 जोड़ दो, और 5 के बाद अगर 0 है तो उससे पहले देखना है विषम है तो 1 जोड़ दो, सम है तो कोई चेंज नहीं होता। तो ये हमने पढ़ लिया अंकों को पूर्णांकित करने के नियम। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देखें बच्चों। एक आपको वान डेर वाल्स समीकरण दी हुई है, वान डेर वाल्स समीकरण पढ़ोगे आप, ये गैस समीकरण होगी है। वान डेर वाल्स समीकरण आपको दी हुई है P प्लस A/V² और V माइनस B इज इक्वल टू RT। P प्लस A/V², V माइनस B इज इक्वल टू RT। क्वेश्चन ऐसा आ गया, आपसे क्या कह रहा है, जहां P है बच्चों दाब प्रेशर, V है आयतन वॉल्यूम, ठीक है, R है गैस स्थिरांक या गैस नियतांक बोलते हैं इसको, ठीक है, और T क्या है ताप टेम्परेचर है, T क्या है ताप, और A और B नियतांक है, A और B दोनों क्या है नियतांक है। तो क्वेश्चन कह रहा है A व B की विमा ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कह रहा है A और B की क्या ज्ञात करो विमा। क्वेश्चन कई बार आता है, रिपीट होता है एग्जाम में, काफी पूछते हैं इसको। तो A और B की क्या ज्ञात करो बच्चों, विमा ज्ञात करो। अब देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए देखो बच्चों, P है प्रेशर, तो हमेशा ध्यान रखो, हमेशा जोड़ना और घटाना समान राशियों में होता है, यानी आप दाब में केवल दाब ही जोड़ सकते हो, आयतन में से केवल आयतन को ही घटाया जा सकता है, बल में केवल बल ही जुड़ेगा, वेग में वेग ही जुड़ेगा। तो हमेशा समान भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा और घटाया जाता है। देखो इसको मैं लिख देता हूं, देखो समान, ये बात आपको इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखनी है, हमेशा क्या होता है कि समान भौतिक राशियों को ही, समान भौतिक राशियों को ही परस्पर जोड़ा अथवा घटाया जाता है। समान भौतिक राशियों को ही परस्पर जोड़ा अथवा घटाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि P अगर दाब है तो दाब में जो जुड़ रहा है वो दाब ही होना चाहिए, यानी A/V² दाब होना चाहिए,
V आयतन है तो आयतन में से आयतन ही घटना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों की विमाएं बराबर होनी चाहिए। तो A/V² दाब होना चाहिए, तो इसकी विमा दाब की विमा के बराबर होना चाहिए। आयतन में से आयतन ही घट सकता है, तो B क्या होना चाहिए? आयतन होना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखो, आते हैं। विमा हमेशा समान होगी अगर जुड़ रहा है घट रहा है। A/V² की विमा किसके बराबर होनी चाहिए? P की विमा के। हरी बात समझ में? ये प्रेशर है, दाब है, तो दाब में केवल दाब ही जुड़ेगा, तो ये दाब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A/V² के जो डायमेंशन है, A/V² के जो विमा है, वो P की विमा के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हमें किसकी विमा निकालनी है? A की। तो बच्चों यहां से देखो A की विमा क्या होगी? A की विमा इज इक्वल टू V² को उधर ले जाओ, तो ये आ गया PV² की विमा। PV² की विमा। अब देखो P तो आप जानते हो, P क्या होता है? दाब। तो देखो क्या आएगी, देखो विमा P की विमा आप जानते हो, दाब यानी बल बटा क्षेत्रफल। बल की विमा क्या होती है? M1 L1 T-2, क्षेत्रफल की L2, लंबाई टू चौड़ाई। तो P की विमा क्या हो जाती है कि M1 L-1 T-2, ये होती है P की विमा। तो आप देख सकते हैं, देखो कि A की विमा इज इक्वल टू P हो गया दाब, तो दाब की विमा क्या हो गई? रखो M1 L-1 T-2। V तो आयतन है, आयतन की विमा क्या होती है? L3, तो L3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो बच्चों यहां से क्या मिलेगा? M1 L-1 T-2 L6। तो एक की विमा हमारे सामने आ गई कि M1 L5 और T-2, 6 - 1 कितना हो गया? 5। तो किसकी विमा आ गई? A की विमा। समझ गए? ओके। तो अब देखते हैं B की विमा। तो B तो आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि V आयतन में से घट रहा है B, तो B की विमा किसके बराबर होनी चाहिए? आयतन की विमा के। ठीक है, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं। देखो B की विमा किसके बराबर होगी? तो ये आयतन में से घट रहा है, तो ये भी तो आयतन होना चाहिए। तो B की विमा क्या होगी? V की विमा के। और V क्या होता है? L3। ये हो गया बच्चों आयतन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।